हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 9 जून 2020 हैं और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्टार्टअप्स की डेफिनेशन को चेंज किया गया है तो इसको समझेंगे। पीपीई किट्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती हैं। भारत बॉन्ड ईटीएफ आज फिर से न्यूज़ में है। वर्ल्ड बैंक ऑन इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है और इस रिपोर्ट में भारत की जो इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन क्या होगी उसका एक प्रोजेक्शन दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स ऑल अक्रॉस द बोर्ड, एफडीज वर्सेस सेविंग अकाउंट्स भी आज हमारे टेबल के ऊपर हैं। डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 10 जून यानी कि कल तक आपको मिल रहा है ईएमआई का ऑप्शन भी, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑप्शन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट कीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया फेसबुक मैसेजेस। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्टअप्स की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्टअप्स की डेफिनेशन को भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से चेंज कर दिया है। इसकी शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर फरवरी लास्ट ईयर। एक साल से ये एक अपडेट जो है वो पेंडिंग थी और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT ने लास्ट ईयर की जो फरवरी थी, एक साल पहले 2019 की फरवरी में डेफिनेशन को चेंज किया था। अब जाकर भारत सरकार ने इसको चेंज किया है। देर आए दुरुस्त आए। इसमें बेसिक चेंज ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो अब जो स्वेट इक्विटी कहते हैं, जिसको स्वेट इक्विटी का मतलब जो होता है वो बेसिकली ये है कि अगर आपके कोई ऐसे एम्प्लॉई हैं जिसको आप एक लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं और लेट्स से आपका कोई स्टार्टअप है, एक बिजनेस जो है वो अभी 2-3 सालों से आपने इसकी शुरुआत की है और आपने किसी एक व्यक्ति को रिक्रूट किया। अब आपको लग रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं उनकी स्किल्स आपको काफ़ी पसंद हैं, लेकिन दूसरी कंपनीज जो हैं वो उनको थोड़ी ज़्यादा सैलरी देकर आपसे उस व्यक्ति को छीन सकती हैं, इज़न्ट इट? ये चीज़ होती रहती है। तो यहाँ पर स्वेट इक्विटी जो है इसमें ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पार्टनर बना लीजिए। यू कैन इश्यू स्वेट इक्विटी। आप उनको स्टॉक ऑप्शन दे सकते हैं कि सैलरी की जगह आप उनको थोड़ी सैलरी देंगे और इसी के साथ साथ आप उनको स्टॉक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। तो पहले इसमें ऐसा था कि 5 सालों तक की ही लिमिट थी, यानी कि अगर आपकी कंपनी जो है, स्टार्टअप जो है, उसकी डेफिनेशन में ये था कि 5 साल पुरानी कंपनी है तो फिर वो 5 साल के अंदर है तो वो स्टार्टअप है, 5 साल से ज़्यादा हो गया है तो वो स्टार्टअप की कैटेगरी में उसको कैलकुलेट या फिर काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन अब ये जो बदलाव है डेफिनेशन में चेंज जो है, तो इसमें 10 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। स्टार्टअप्स के नाव इश्यू स्टॉक ऑप्शंस टू एम्प्लॉइज फॉर अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम देयर इनकॉर्पोरेशन इंस्टेड ऑफ 5। पहले जो 5 साल की लिमिट थी अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया है 10 ईयर्स। राइट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दिस इज़ वॉट स्वेट इक्विटी इज़ ऑल अबाउट। यही मेन चीज़ है जो आपको समझनी है। ये जो नोटिफिकेशन है ये कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 को चेंज करता है, इसको अपडेट करता है ये नोटिफिकेशन। और जैसे मैंने आपको बताया कि DPIIT जो है लास्ट ईयर ही उन्होंने इस बदलाव को इंट्रोड्यूस किया था और इसमें भी यही किया था कि स्टार्टअप जो है वो जो 5 साल और 10 साल वाला डिफरेंस जो मैंने अभी आपको समझाया है वही चीज़ जो है वो फरवरी लास्ट ईयर DPIIT ने बताई थी। इसी के साथ DPIIT ने लास्ट ईयर ये भी बदलाव किया था कि स्टार्टअप की जो टर्नओवर सीलिंग है, एनुअल टर्नओवर सीलिंग, उसको भी पहले 25 करोड़ थी, लेकिन लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था DPIIT का, तो DPIIT ने बार को रेज करके 100 करोड़ रुपीस कर दिया है। तो यही चीज़ अब सरकार ने भी अप्रूव कर दी है। मूविंग ऑन टू PPE किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको हम कहते हैं, और जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एक पूरा जो गेयर है जो हमने बहुत देखा, इज़न्ट इट? अभी कोरोना वायरस का पूरा जो एपिसोड चल रहा था, पर्सनल प्रोटेक्टिव गेयर की बात करें तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की। आई थिंक फरवरी तक पर्सनल प्रोटेक्टिव गेयर्स जो हैं वो हम इंपोर्ट करते थे। आज आपको पता है कि भारत का लोकल प्रोडक्शन कितना है? 4 लाख PPE किट्स हम रेगुलर बेसिस पर बनाते हैं, 4 लाख। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट।
अब सरकार ये सोच रही है कि ये जो क्राइसिस है, कोरोना वायरस क्राइसिस, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। एक बार ये चीज़ तय की जाएगी कि भारत की लोकल डिमांड कितनी है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट कितनी है, एक बार ये तय हो गया, उसके बाद सरकार जो है वो चाहती है कि जो अलग अलग देश जैसे कि यूके, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, इन सारे देशों में पीपीई किट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब आप चाइना के साथ कि इनके रिलेशनशिप जो है वो उतने बेस्ट नहीं हैं, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर जो पीपीई किट्स पैदा कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जब फुलफिल हो जाए तो बाकी की किट्स जो हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए एक इतनी बड़ी बात तो नहीं है, पूरी देश की इकोनॉमी पीपीई किट्स के ऊपर नहीं चल सकती, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं उसमें एक नई जान आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस पीपीई किट्स। इसके लिए सरकार ने जो पीपीई किट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको बताया है कि आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन को अचीव करने की या फिर ग्लोबल सर्टिफिकेशन हासिल करने की कोशिश जो है उसकी शुरुआत कर दीजिए। अभी कुछ ही दिनों में ऑफिशियल्स जो हैं वो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को एक बार स्केल कर लेंगे, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जिन कंपनीज़ के पास ये ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है तो वो ईजिली इन सारे देशों में चीज़ों को बेच पाएंगे। आपने ये सिंबल कई बार देखा होगा, ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर होता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर। तो ये जो सीई है ये एक फ्रेंच टर्म है, इसका ट्रांसलेशन अगर आप करें तो होता है यूरोपियन कन्फर्मिटी। ये कन्फर्माइट यूरोपिया ऐसा कुछ है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करें हम तो ये हो जाता है यूरोपियन कन्फर्मिटी, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबर है। यूएसए को अगर आपको चीज़ें बेचनी है, इस प्रकार की चीज़ें, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रीन सिग्नल आपको चाहिए। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम यहाँ से प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर भेजें, कुछ सैंपल्स वहाँ पर भेजें, वो लोग देखेंगे और वहाँ की अथॉरिटीज़ जो हैं उसको ग्रीन सिग्नल दे देगी या फिर रिजेक्ट करेगी, या फिर ये सारे अलग अलग देश की जो एक्रेडिटेड लैब्स यहाँ पर हैं वहाँ पर इन चीज़ों को भेजा जा सकता है, और एक बार यहाँ पर से सर्टिफिकेशन मिल गया तो उसके बाद चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। भारत बॉन्ड ईटीएफ, ये टॉपिक एक लंबे टाइम पहले हमने डिस्कस किया था, राइट। भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, भारत बॉन्ड ईटीएफ। मैं आपको याद दिला दूं कि ये क्या है, बहुत ही सिंपल है। गवर्नमेंट की जो हमारी कंपनीज हैं जिनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इज़न्ट इट, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को पैसों की अगर आवश्यकता है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। लोन ले सकते हैं आप, पैसे बोरो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ईटीएफ जो है, ये बॉन्ड्स जो हैं, वो जब आप इश्यू करेंगे, और यहाँ पर एक नई चीज़ सरकार ने की लास्ट टाइम, जब इसको पहली बार लॉन्च किया, भारत ईटीएफ को लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, आई थिंक लास्ट ईयर के एंड टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था, इट्स बिन फ्यू मंथ्स ऑलरेडी। तो इसको जब लॉन्च किया था भारत सरकार ने, या फिर शायद 2020 के अर्ली 2020 को लॉन्च किया था, इट डजेंट मैटर राइट कब लॉन्च किया था, आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा कि इसकी एग्जैक्ट डेट बताइए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या। तो इसमें क्या होता है कि एक बास्केट होता है, बास्केट यानी कि अलग अलग, एक बास्केट के अंदर अलग अलग जो सरकार की कंपनीज हैं, तो उनके आपको एक प्रकार से शेयर्स का ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सा पिक करना है, कौन से बॉन्ड्स आपको चाहिए। तो ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन या फिर ये जो फैसिलिटी है भारत बॉन्ड ईटीएफ, तो ये आप शेयर मार्केट में भी ख़रीद सकते हैं और ऊपर उस वहाँ से ख़रीद सकते हैं, और कंपनी को जो है वो पैसे मिल जाएंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट ऑप्शन, सबसे एक रीज़नेबल प्राइस में या फिर कम से कम खर्च करते हुए पैसे जो हैं वो मार्केट से कलेक्ट किए जा सकते हैं वाया दिस भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो अब ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि सरकार जो है वो ये प्लान कर रही है कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको पैसों की आवश्यकता है। तो ये पैसे जो हैं वो अगेन एक सेकंड ट्रेंच आप इसको कह सकते हैं, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हैं उसको लॉन्च किया जाएगा, और ये एक न्यू फंड ऑफर है, NFO, होपफुली जुलाई में इसको लॉन्च किया जाएगा। 14,000 करोड़ रुपीज़ मार्केट में से एक्सट्रैक्ट करने की यहाँ पर बात है। स्टार्टिंग में 3,000 करोड़ रुपीज़ और उसके बाद 11,000 करोड़ रुपीज़ अगर आवश्यकता हुई तो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड और ज़्यादा पैसे जो हैं, लेकिन टोटल 14,000 करोड़ रुपीज़ की बात सामने आई है। फर्स्ट टाइम जब इसको लॉन्च किया गया भारत ईटीएफ को, तब सरकार ने 12,400 करोड़ रुपीज़ मार्केट में से कलेक्ट किए थे। तो ये एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टर्स को भी
एक श्योरिटी होती है, क्योंकि आप गवर्नमेंट कंपनीज के लिए या फिर गवर्नमेंट कंपनी, आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट कंपनी में जा रहा है, तो एक श्योरिटी गारंटी होती है कि कभी आपका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं. The second set, however, comes a time when the COVID-19 pandemic is spreading, even as markets have rebounded to levels seen in March of 34,000 points. कोविड-19 पेंडेमिक जो है, इसकी इम्पैक्ट की वजह से शायद वो ना मिले, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वो यही बताती है कि मार्च का जो लेवल था उसी लेवल पर धीरे धीरे मार्केट जो है वो पहुंच गई. 34,000 पॉइंट्स तक मार्केट जो है वो पहुंच गई. तो सो फार थिंग्स आर लुकिंग सेफ, इतना कोई रफ वाटर नहीं है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और वन मोर इंपॉर्टेंट आइटम, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड लॉन्च ऑफ फर्दर NFOs इन जुलाई. ये बताया है DIPAM ने, DIPAM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है. ये रिपोर्ट जो है इसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, GEP. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा प्रश्न इजीली पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कंपनी है या फिर कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको निकालता है. तो ऑप्शन में होगा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एक्सेट्रा. तो उस टाइम पर आपको कन्फ्यूजन होगी कि कौन होगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको बाय हार्ट करनी पड़ती हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ देम, राइट. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, GEP, जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है ये रिपोर्ट. इस रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है, ये करंट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 वाला ये पूरा जो साल है हमारा, 12 महीने जो हैं, इसमें हमारी GDP जो है वो -3.2, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी -3.2. इससे पहले का जो उनका प्रोजेक्शन था, अप्रैल में ये प्रोजेक्शन था कि भारत की इकोनॉमी जो है वो ब्लू में रहेगी, ब्लू यानी कि प्लस में रहेगी, ग्रोथ होगा पॉजिटिव 1.5 से 2.8. तो उस टाइम पर हमने डिस्कशन की थी कि बेटर देन नथिंग, रिमेंबर, कि जीरो से या फिर माइनस से तो अच्छा है 1.5 या फिर 2.8, इस बीच की अगर रेंज है दैट्स ओके. क्योंकि दुनिया की सारी इकोनॉमीज जो हैं उसी टाइम से पता चल गया था कि ज़्यादातर इकोनॉमीज नेगेटिव में होगी. सिर्फ मेजर इकोनॉमीज में बताया जा रहा था कि चाइना और भारत, ये दो ही इकोनॉमीज जो है वो पॉजिटिव में रहेगी. लेकिन अब वर्ल्ड बैंक भी बता रही है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो -3.2 तक पहुंच जाएगी. तो दैट्स ए बिग थिंग, राइट. ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है. इसके पीछे रीजंस जो बताया है वो ये हैं कि वीकर ग्लोबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और एक तो ग्लोबल परफॉर्मेंस जब वीक होगा तो आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डाउन हो जाएंगे. सेकंड थिंग इज़ जो हमारी फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंक्स एक्सेट्रा, तो इन सारे बैंक्स और इनके बैलेंस शीट को अगर देखेंगे तो इनके बैलेंस शीट के ऊपर भी NPAs जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे. इसके अलावा वी ऑल नो कि लॉकडाउन की वजह से क्या चीज़ें हुई हैं. कितना भी फिस्कल या फिर मॉनेटरी स्टिमुलस क्यों ना दिया जाए, चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव में रहेगी, ऐसा बताया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ने. लेटेस्ट रिपोर्ट जो है expects the economy to make a modest recovery to 3.1% growth in next financial year. यानी कि अप्रैल 21 से मार्च 22 वाला जो साल है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है, उस फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा 3.1%, और उसके बाद होपफुली हम 6.1 तक पहुंच सकते हैं, राइट. इन ईयर कंपैरिजन टू 6.1%, बेग पार्डन, 3.1% जो ग्रोथ है ये बताया है कि 21 ये वाला है 21-22, और 6.1 तो पहले बताया था, जनवरी का जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया था कि 6.1 होगा इस टाइम का, इस पीरियड का ग्रोथ. लेकिन उससे अब 3% कम हुआ है, 3.1% तक ग्रोथ हो सकता है, ऐसा फिलहाल उनका कहना है. इसमें भी बदलाव हो सकते हैं. गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, इन्होंने तो ऑलरेडी बताया था कि भारत की इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 21 में, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में -5 भी टच कर सकती है. इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के ऊपर कोरोना वायरस पेंडेमिक की इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वल्नरेबल लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, गरीबी ज़्यादा है यहाँ पर, हेल्थ की फैसिलिटीज़ कम हैं, मेडिकल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सोशल सेफ्टी नेट इतना ज़्यादा नहीं है, और इन सारी चीज़ों की वजह से चीज़ें जो हैं मीन्स इनको बैक टू नॉर्मल लाना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा.
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 90% ऑफ इकोनॉमीज वुड बी इन रिसेशन। दुनिया की 90% जितने इकोनॉमीज जो हैं वो रिसेशन में रहेगी। और 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उससे कई ज़्यादा एक डैमेज जो है वो इकोनॉमी को हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक है, आप देखिए चाइना की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, यूएसए की तो देखिए -7। यहाँ पर देखिए यूरोपियन एरिया जो है उसकी -9.1 तक भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चीज़ें जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। एक छोटी सी खबर है ऑल अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, तो वहाँ पर 52% जितने लोगों की शॉर्टेज है ब्लू कॉलर वर्कर्स की। मैन्युफैक्चरिंग में 44%, हेल्थ और फार्मास्यूटिकल्स में 42% की शॉर्टेज है। और ओवरऑल जो है वो 40 से लेकर 50% जितनी शॉर्टेज है, और ये आने वाले कुछ महीनों तक ऐसा ही रहने वाला है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, नेगेटिव खबर है। एक तरफ इकोनॉमी जो है वो डाउन चल रही है और दूसरी तरफ आप 100% अपनी कैपेसिटी से चीज़ों को कर नहीं पाएंगे, तो फिर रिकवरी उतनी ही लेट होगी और हर एक के ऊपर इसकी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगी। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लोकल एरिया में, किसी की फैक्ट्री लेट्स से अहमदाबाद में है तो नज़दीक के जो गांव हैं तो वहाँ से लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं डाबर एक्सेट्रा, तो ये सारी कंपनीज लोकल लेवल के जो लोग हैं, लोकल एरिया के जो लोग हैं, तो उनको रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है। कुछ कंपनीज जो हैं वो तो बहुत सारी चीज़ें भी ऑफ़र कर रही हैं कि आपको एक्स्ट्रा वेज दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, फूड प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी। और कुछ कंपनीज तो ये भी बता रही हैं कि अगर आप लेट्स से कोई एक स्टेट में हैं, वहाँ से आपको अगर इस स्टेट में लाया गया और अगर आपको 15 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, तो फिर आइसोलेशन में रहने की फैसिलिटीज़, खाना पीना, सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। ये इसलिए क्योंकि कंपनीज जो हैं वो जल्द से जल्द वर्क जो है उसको 100%, जो अपनी कैपेसिटी है उसको 100% अचीव करना चाहती हैं। एफडीज़ वर्सेस सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट जो है वो कम इंटरेस्ट देता था और फिक्स डिपॉजिट्स जो हैं कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, आपको थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन अब जो है ये जो आपकी एफडीज़ हैं, एफडीज़ का जो रेट है फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपको कंपेयर टू सेविंग अकाउंट कम पैसा देगी। दिस इज़ बिकॉज आज सिचुएशन ये है कि लिक्विडिटी जो है वो सरप्लस चल रही है। पैसे आपके पास हैं, लेट्स से बैंक के पास 100 रुपये हैं, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ जो है वो नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है आपसे लोन लेने के लिए। तो ये जो 100 रुपये हैं वो किस काम के? तो अगर लोग आपको हर रोज़ 2, 5, 10 रुपये देते जा रहे हैं और आपका जो ये कैपिटल है, आपके पास जो एसेट है वो इंक्रीज़ होती है, एसेट तो नहीं है देखें तो बैंक के लिए लोन मीन्स पैसे जो डिपॉजिट हैं वो एक प्रकार की लायबिलिटी होती है। लेकिन एनीवे, लेट्स नॉट गेट कन्फ्यूज्ड विद ऑल दोज टर्मिनोलॉजीज। सिंपल भाषा में बात करें कि आपके पास पैसे जो हैं, आप बैंक हैं, पैसे आपके पास आते जा रहे हैं, लेकिन लोन जो है, जो आपका कस्टमर है, जो आपसे लोन लेगा, दैट इज़ योर कस्टमर, इज़न्ट इट? तो कस्टमर जो हैं वो आपसे आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो लोन है वो नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भी उसी प्रकार से, बिजनेस कम चल रहा है तो फिर इंटरेस्ट रेट जो आप उनको पे कर रहे हैं वो भी आप कम करेंगे। तो सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हमें एफडीज़ में देखने को मिल रही है। और लास्ट एक वर्ल्ड्स हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप, आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर्स को ऐसे ही देख रहा था और तो मुझे ये मिला, तो मैंने सोचा कि चलो एक इंटरेस्टिंग जीके टाइप थिंग है आपके साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप्स में सबसे पहले है बाइटेंडेंस या बाइटेंडेंस, आई एम नॉट श्योर हाउ एग्जैक्टली प्रोवाइड। ये एक अनजान कंपनी है मेरे लिए, पहली बार मैंने इनका नाम सुना, लेकिन आप सोचिए ये चाइना की कंपनी है, इनका मेन बिजनेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और $75 बिलियन इसकी साइज़ है। कैन यू बिलीव दैट थिंग? उसके बाद है दीदी चुक्सिंग, ये भी चाइना की कंपनी है, ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करती है। फिर एक स्ट्राइप है, ये फाइनेंशियल फिनटेक है, $36 बिलियन, ये यूएसए की कंपनी है। उसके बाद नंबर 4 पर है स्पेसएक्स, जिसके बारे में हमने बात की थी। एयरबीएनबी या ट्रैवल की कंपनी है, वीडियो शेयरिंग कंपनी है। पेटीएम है, देन यू है पेटीएम इंडिया की कंपनी है, यहाँ पर देखिए एपिक गेम्स, फिर डीजी इनोवेशंस और ग्रैब ट्रांसपोर्टेशन। And that's everything in today's discussion. Thank you very much, dear friends. I'll see you soon. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.